जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 62। आज के लेक्चर में हम होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद कोरम ऑफ जनरल मीटिंग को डिस्कस करेंगे। नया कंसेप्ट हमारा आज का। एक कोरम हमने पहले पढ़ नहीं लिया हुआ? यस सर, नहीं वो कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग था, ये कोरम ऑफ जनरल मीटिंग है। दोनों में फ़र्क है। ऐसे ही पढ़ लिया, एक हिस्सा पढ़ लिया। अच्छा, बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया, यानी कोरम होता क्या है, लेकिन कोरम ऑफ जनरल मीटिंग क्या है ये भी पढ़ना है हमने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले असाइनमेंट कलेक्ट की गई थी। असाइनमेंट के बाद रजिस्टर आपको रिटर्न हो गया होगा। जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट रेगुलरली करते रहे हैं, तकरीबन रेगुलरली करते रहे हैं, उनको प्राइस भी शेयर हो चुका होगा। अप्रिसिएशन के लिए कुछ स्टूडेंट्स को हमने सैम्पल वेब से सिलेक्ट किया है, क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम इनके लिए। बाकी स्टूडेंट्स को रजिस्टर के साथ मिल गया। ऐसा ही है। 148137 148137 शाबाश भाई को दीजिए, यहाँ भाई को दीजिए। 146285 ये इन भाई को भी दीजिए। थोड़े पैसे और मिला के कुर्बानी के लिए बकरा ले आना। 147069 147281 शाबाश इनको दीजिए। चलिए अब चलते हैं हम अपने असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेदर और नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 एंड सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। टिपिकल स्टाइल, इस तरह का क्वेश्चन आपको कंपनी लॉ के एग्जाम में ही मिलेगा। किस तरह का क्वेश्चन, जिसमें कहता है ये मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, बताओ ये कंपनी एक्ट के मुताबिक है कि नहीं, और तकरीबन कन्फर्म है 99% क्या कि कंपनी एक्ट के मुताबिक नहीं होगी। लेकिन जो चीज़ आप स्किप कर सकते हैं वो ये कि आप एक गलती निकाल के समझ रहे होंगे कंप्लीट हो गया, हालांकि उसमें हो सकता है एक स्टेटमेंट के अंदर 2 या 3 गलतियां हों, हो सकता है एक। तो आपने अलर्ट रहना है, ये एज्यूम नहीं करना कि स्टेटमेंट के अंदर एक ही गलती होगी, बल्कि एक स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल मिस स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, एरर्स भी हो सकते हैं, इवन वो गलती भी हो सकती है जो है ही नहीं, वो ओमिशन। कंसेप्ट कंप्लीट ना बताना, बताया नहीं इनकम्प्लीट आंसर इज इनकरेक्ट आंसर। तो अगर कहीं पे एक्सेप्शन हुई, उसने क्वेश्चन में उसका जिक्र ना किया, स्टेटमेंट में जिक्र ना किया, तो क्या हम उसे मेंशन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। शाबाश। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अच्छा अब सुने, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट को अंडरलाइन कीजिए। फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी रिटायर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। क्या जो पहला चीफ एग्जीक्यूटिव है कंपनी का, वो 1 साल के बाद रिटायर हो जाता है एजीएम पे? ऐसा नहीं तो क्या चलता रहता है? रिटायर हो जाता है कि नहीं? फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव रिटायर हो जाता है। अच्छा, the subsequent chief executive must be appointed by shareholder within 30 days from the date of retirement of the first chief executive। क्या ये बात सही कर रहा है? ये बात सही नहीं कर रहा। subsequent chief executive कब अपॉइंट होता है? within 14 days of election of directors। पहली गलती तो ये। अच्छा, दूसरी क्या कि कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्ट। भाई शेयर होल्डर थोड़े अपॉइंट करेंगे, कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। दो, फिर इसके बाद फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायर ऑफ द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं। तो हमने 2 गलतियां कौन कौन सी आइडेंटिफाई कर ली। एक कि इनको कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, और दूसरा विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। अच्छा, क्या उसने टेन्योर भी लिखा हुआ है? क्या टेन्योर भी लिखा हुआ है कि कितने अरसे के लिए इसको अपॉइंट किया जाएगा? नहीं, किसी क्वेश्चन में उसने टेन्योर भी लिखा होता है। ठीक है, वो और वो क्या कहता है टेन्योर क्या होगा? अगर उसने बोला हुआ है एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर 3 years, तो हाँ, इसमें कोई गलती है? 3 years में कोई गलती है क्या? और शॉर्टर पीरियड। शाबाश, क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। सबसे पहले हमने क्या करना है? रिक्वायरमेंट से भी पहले काम करना है। वो क्या करना है? टाइम बाउंड करना है अपने आप को। मार्क्स देखिए और अपने आप को टाइम बाउंड कीजिए। मार्क्स नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट, हाँ, अज्यूम अंडर द कंपनी एक्ट 2017 एडवाइज द बोर्ड ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोसीजर फॉर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आरिफ्स रिमूवल एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ NSML।
सेंटेंस एक है, रिक्वायरमेंट दो हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? नंबर 1, पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोसीजर फॉर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ। प्रोसीजर्स बताने हैं हमने और उसके कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं। ठीक है जी। जी ये 1 मिनट पास कीजिएगा जी। इन अप्रैल 2011 Arif was appointed as the chief executive of Nice Sugar Mills Limited (NSML), a public unlisted company, by the board of director of NSML। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हुआ था। क्या क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है फर्स्ट था कि सब्सिक्वेंट था? क्या क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है फर्स्ट था कि सब्सिक्वेंट था? मेंशन नहीं कर रहा, ध्यान उधर चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान वापस ले आए। वो बोल रहा है कि आरिफ भाई को चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर दिया गया 1 अप्रैल 2011 को अनलिस्टेड कंपनी का। और किसने अपॉइंट किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। क्या क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन है, पता चल रहा है कि फर्स्ट था कि सब्सिक्वेंट था? चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा? हाँ से चल रहा है, आप बताइए। डायरेक्टर ने अपॉइंट किया। डायरेक्टर ने अपॉइंट किया तो सब्सिक्वेंट ही हुआ। यस सर। ऐसे ना किया करे, डायरेक्टर ने। हाँ, पहला तो सब्सक्राइबर, शाबाश, ठीक है। क्लास 3 ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट विद NSML, कह रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ एग्री हुआ उसकी क्लास 3 में क्या लिखा हुआ था? के एज फॉलोज, द अपॉइंटमेंट शैल बी फॉर ए फिक्स्ड टर्म ऑफ 3 years starting from April 2011 and shall not be terminated before expiry of the aforementioned 3 years। कह रहा 3 साल के लिए होगी अपॉइंटमेंट और उससे पहले कैंसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, रिमूव नहीं किया जाएगा। तो 3 साल के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर सकते हैं? 3 के लिए भी कर सकते हैं, 2 के लिए भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है इसमें। प्रॉब्लम इस बात में नहीं है कि अपॉइंटमेंट शैल बी फॉर ए फिक्स्ड टर्म ऑफ 3 years। प्रॉब्लम किस में है? शैल नॉट बी टर्मिनेटेड। क्या इसके बावजूद भी चीफ एग्जीक्यूटिव को पहले टर्मिनेट किया जा सकता है? इसकी रीजन यह है कि चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन ज्यादा सेंसिटिव है डायरेक्टर की पोजीशन से। क्यों? वो अकेला है, वो अगर कंपनी के गलत फैसले कर रहा हुआ ना 2-3 महीने के अंदर अंदर कंपनी फारग हो सकती है। इसीलिए इसमें रिस्क नहीं लिया जाता। ये अगर गलत काम कर रहा हो तो इसको फौरी तौर पे रिमूव, और ना सिर्फ ये कि डायरेक्टर रिमूव कर सकते हैं बल्कि शेयर होल्डर। अजीब सी बात है, अजीब सी बात। अपॉइंट करेंगे सिर्फ डायरेक्टर, लेकिन रिमूव डायरेक्टर भी कर सकते हैं और शेयर होल्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, याद है? शेयर होल्डर 3/4 मेजोरिटी के साथ कर सकते हैं, गलत, स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ कर सकते हैं। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी स्पेशल रेजोल्यूशन से कर सकते हैं 3/4 मेजोरिटी के साथ। बट ठीक है, ठीक है, ठीक है, ट्रैक में आप। इन अक्टूबर 2011 some member of the board discovered evidence that Arif had been withdrawing a large sum of money from NSML's bank account and using it for financing his son's new business। Subhanallah। They want to seek Arif's removal as the chief executive। अब वो चाहते हैं आरिफ को रिमूव कर लिया जाए चीफ एग्जीक्यूटिव। The board of director, the board comprises 12 members, 6 of whom are currently out of Pakistan। ये लदा ट्विस्ट आ गया, पाकिस्तान से बाहर हैं तो कोई मसला नहीं है। वो ज़माने गए जब पाकिस्तान से बाहर होते थे तो मीटिंग नहीं हो सकती थी। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, मीटिंग हो सकती है और वो उसमें प्रेजेंट भी हो सकते हैं। फिजिकली ना सही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकते हैं। हमने कहा अब पॉसिबिलिटी है। द बोर्ड कंप्राइजेस 12 द 6 डायरेक्टर प्रेजेंट इन पाकिस्तान वांट टू मीट इमीडिएटली टू रिमूव आरिफ। Some board members are of the view that due to class 3 of the contract, Arif cannot be removed before the expiry of his term। रिमूव नहीं हो सकता। कहता है पहले बताओ पॉसिबिलिटी है कि नहीं रिमूव करने की, और फिर प्रोसीजर भी बताओ और कॉन्सिक्वेंसेस भी बताओ। और ये तो 3 चीजें हो गई, पॉसिबिलिटी भी बताओ, प्रोसीजर भी बताओ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ। नंबर दे दीजिए, इसको दे दीजिए 6 नंबर दे दीजिए, 6 मार्क्स दे दीजिए, काफी हैं। पॉसिबिलिटी बताइए, क्या एक्सप्रेस एग्रीमेंट होने के बावजूद चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है?
3/4 majority of directors, a special resolution of members. क्लियर? पहला पार्ट पॉसिबल है, उसने पॉसिबिलिटी बताओ, उसने कहा पॉसिबल है और दो तरह से पॉसिबल है। दूसरा प्रोसीजर बताओ। प्रोसीजर मुझे बताए सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बताए कि जनरल मीटिंग के भी बता दें? दोनों बता देते हैं। बोर्ड ऑफ, वैसे मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंटेक्स्ट बता रहा है, लेकिन बहरहाल दोनों बता देते हैं, अच्छी बात है, दोनों बताने चाहिए टू बी ऑन सेफ साइड। बोर्ड ऑफ क्या करेंगे? कॉल करे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, और खास तौर पे चूंकि उसने बोला 6 मुल्क से बाहर है, उनका जिक्र करना है कि वो 6 क्या मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वो वीडियो लिंक के जरिए कर सकते हैं, या इवन उनके लिए रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन की ऑप्शन भी है। ये दोनों ऑप्शन है, या मीटिंग पास कर लें या मीटिंग कंडक्ट करवा के उसमें थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पार्टिसिपेशन कर लें, और दूसरी ऑप्शन क्या है? रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास कर ले। लेकिन 3/4 डायरेक्टर्स की अप्रूवल होना जरूरी है, 6 डायरेक्टर्स की अप्रूवल से पास नहीं होगा। ये प्रोसीजर क्लियर कि बोर्ड मीटिंग कॉल करो और उसमें रेजोल्यूशन पास करो 3/4 डायरेक्टर्स की। क्लियर? अब दूसरा तरीका, मेंबर्स क्या करें भाई? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कॉल करो। कौन सी मीटिंग कॉल करो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। उसमें ये चूंकि स्पेशल बिजनेस है तो उसके नोटिस में इंक्लूड करो क्या? रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव को डिस्कस करने जा रहे हैं। नोटिस में स्पेशल आइटम, एजेंडा आइटम इंक्लूड करनी होती है क्या? बिल्कुल, वो इंक्लूड कीजिए। बस ये इतना काफ़ी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें नोटिस की या वो मीटिंग कंडक्ट करने की सारी प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है। इतने मार्क्स नहीं, 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता होता, 6, 7, 8 नंबर का, इतना बहुत है। कॉन्सिक्वेंस फिर कह रहा है एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आरिफ रिमूवल एज चीफ एग्जीक्यूटिव। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? आरिफ रिमूव्ड, और फिर उसकी जगह पे क्या करना होगा? नया चीफ एग्जीक्यूटिव। ये कैजुअल वैकेंसी फिल करनी होगी। किसने करनी है? डायरेक्टर। कितने अरसे में करनी है? विद इन 14 डेज ऑफ व्हाट? ये चीज जहां कहीं डेज हो साथ में मेंशन करना होता है कि डेज किस वकूए से गिनने हैं। जहां कहीं डेज हो कंपनी लॉ में मेंशन करना होता है। क्या मेंशन करना होता है डेज के साथ? इस वकूए से करना है, वे रिमूवल के बाद विद इन 14 डेज। ठीक है। अच्छा, जिसने विद इन 14 डेज ठीक लिखा, लेकिन विद इन की बजाय जल्दी जल्दी में आफ्टर लिख लिया, आफ्टर 14 डेज, उसको आधे नंबर मिलने चाहिए कि नहीं? नहीं मिलने चाहिए, नहीं मिलते। 14 डेज, हाँ कह दे, उन्होंने कहा 14 डेज के अंदर अंदर करो, आपने कहा 14 डेज के बाद करो। ऐसे थोड़ी होगा। ये इनकम्प्लीट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, ये है ही इनकरेक्ट। समझा नहीं है कंसेप्ट को सही तरीके से। ये एक और बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, ये तो किसी और चैप्टर का है। उल्टा कम नीला शुरू कर दिया भाई ने, मुझे लगता है। चैप्टर 12 तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। चैप्टर 12 required under the company act 2017 advise ABL and RBL on effectiveness of their respective charge on FTL's assets। ये मुझे लग रहा है चार्जेस वाला चैप्टर 7 जो है ना, उसमें से पूछा उसने। तो इसका मतलब है ABL है और RBL है कि ये दो बैंक होंगे, क्योंकि चार्ज तो बैंक ही क्रिएट करते हैं। और FTL जो है ना, ये लग FTL's एसेट FTL के है, तो एसेट तो कंपनी के होते हैं, चार्ज बैंक्स का होता है। तो उसने बताया नहीं, लेकिन मेरी गट फीलिंग मुझे ये कह रही है ये दोनों बैंक होंगे और ये कंपनी होगी और चार्ज क्रिएट किया होगा। और अगर उसने दो बैंक बोले हैं ना, तो इन दोनों के चार्ज में फ़र्क होगा, क्योंकि अगर दो कैरेक्टर आए ना, दोनों की कहानी एक जैसी हो, तो एक तो गैर ज़रूरी होता ना, फिर ऐसा है ना। एक जगह पे लिखा हुआ एक बात, आपने बताना सही बात लिखी कि गलत लिखी। उसने कहा अगर दो लोग हर बात पे एक दूसरे से एग्री कर लें तो एक गैर जरूरी है, उसको फौरी दफना दो। ये नहीं लिखा हुआ था, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, लेकिन ये बात ठीक है ना भाई। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये बेहतर होता है ना, दो लोग अच्छा लर्निंग होती। तो मुझे बताइए, क्वेश्चन हमारी केस स्टडी के अंदर दो कैरेक्टर, दो बैंक है, क्या आपके ख्याल में दोनों के चार्ज की नेचर वगैरह, सारी स्टोरी, सारे फैक्ट्स एक जैसे होंगे? भाई अगर दोनों के एक जैसे होते तो फिर दो बैंक, फिर तो एक ही काफी था। तो इसका मतलब फर्क जरूर होगा, ये मैं सोच रहा हूं। ठीक है, देखते हैं ऐसा ही होता है कि नहीं। एक्सप्लेन वेदर द ABL चार्जेस कैन नाउ सब्सिक्वेंटली बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। मुझे अंदाजा हो गया क्या हुआ
कि लगता है आरबीएल ने अपना चार्ज टाइम पे रजिस्टर करवा लिया है, एबीएल ने नहीं कर, इसीलिए तो अब कह रहा है कि अब रजिस्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसका आंसर तो मैं भी बता सकता हूँ, ये तो मुझे रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन लग रहा है। पार्ट बी नहीं, मुझे पार्ट बी रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन लग रहा है, इसको तो मैं भी सॉल्व कर सकता। एग्जाम में बाद में ही करेंगे पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, लेकिन मुझे लग रहा है ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है कि क्या एक चार्ज बाद में रजिस्टर हो सकता है, टाइम गुजर गया होगा, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? अप्लाई करेंगे कमीशन को, कमीशन देखेगा कि कोई राइट्स या लायबिलिटीज। कमीशन आपको पता है हमेशा एक ही चीज देखता है कि फीस जमा करवाई है कि नहीं, ये नहीं देखता, फिर क्या देखता है? क्रेडिटर या मेंबर का इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं हो रहा, और फिर उसके बाद वो ऑर्डर इशू कर देगा, क्या करेगा? हाँ जी, जो उम्मीद हुआ, बाकी पूरा कंसेप्ट बताएंगे ना, ठीक है। अनइंटेंशनल था, एक्सीडेंटल, ये सारी बात लिखने के बाद वो ऑर्डर कर सकता है एक्सटेंशन के लिए। वो सर वो 7 दिनों के अंदर वो इशू करेगा रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार को वो इंटीमेट करेगा। ऑर्डर किसको देगा? कमीशन जब ऑर्डर इशू करेगा किसको देगा, रजिस्ट्रार को या कंपनी को? कुछ कह रहे हैं रजिस्ट्रार को, कुछ कह रहे हैं कंपनीज को, कुछ कह रहे हैं दोनों को। कमीशन ने ऑर्डर किसको इशू करना होता है? रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार उसके बाद रजिस्टर कर लेगा। नहीं, ऑर्डर असल में प्रैक्टिकली दोनों को मिल जाता है, कंपनी को भी जाता है और रजिस्ट्रार को भी। लेकिन इसके बावजूद याद रखें, रजिस्ट्रार को ऑर्डर मिल गया, इजाजत मिल गई, लेकिन देखें जब तक एप्लीकेशन नहीं आएगी कंपनी की तरफ से, रजिस्ट्रार प्रोसीड नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली जरा सोचें, ठीक है, जब तक एप्लीकेशन नहीं आएगी प्रोसीड नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो इसीलिए अब देखिए, इसकी छोटी सी एग्जांपल हुआ है। फर्ज कीजिए स्टूडेंट आया प्रिंसिपल साहब के पास, स्टूडेंट आया एडमिशन ऑफिसर के पास, डिस्काउंट चाहिए। एडमिशन ऑफिसर का मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, प्रिंसिपल साहब के पास जाओ। प्रिंसिपल साहब ने अगर फर्ज कीजिए अप्रूव कर दिया, तो वो प्रिंसिपल साहब दोनों को बताएंगे, नंबर 1 एडमिशन ऑफिसर को भी और नंबर 2 स्टूडेंट को भी। लेकिन एडमिशन ऑफिसर को अगर कह दिया ना कि स्टूडेंट को डिस्काउंट दे दो, तो एडमिशन ऑफिसर उसी वक्त डिस्काउंट नहीं देगा जब तक स्टूडेंट खुद आके फॉर्म ना जमा करवाए, अप्लाई ना करे। तो कमीशन का ऑर्डर रजिस्ट्रार को, जितने भी ऑर्डर होते हैं ना कमीशन के, वो रजिस्ट्रार को भी इशू होते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन रजिस्ट्रार फौरी तौर पे एक्शन नहीं ले सकता जब तक कंपनी की तरफ से पूरा फॉर्म जो है, सारा प्रोसेस फॉलो करके फॉर्म सबमिट ना करवाया जाए। तो वो उन्होंने कहा कि 7 डेज के अंदर जमा करवाना होता है। आगे चलते हैं, अब चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये तो खैर सारी मेरी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, जो मैं भी गलत हो, लेकिन इसको पढ़ते हैं। इन जून 2010, ये वाकया है जून 2010 का। फाइन टेक्सटाइल लिमिटेड FTL obtain a loan of ₹50 million फ्रॉम एक्मे बैंक लिमिटेड, ABL से लोन लिया। एज सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ दिस लोन, FTL hypothecated its cotton stock and created a mortgage charge over its immovable property। हाइपोथिकेशन को अंडरलाइन कर लें। हाइपोथिकेशन चार्ज का ही एक दूसरा नाम है, चार्ज का ही एक दूसरा नाम है, चार्ज, ठीक है। नहीं, ये प्लेज नहीं है, हाँ, ये चार्ज का दूसरा नाम है। प्लेज में तो पोजेशन बैंक अपने पास ले लेते ना आइटम्स की, ये प्लेज का केस नहीं। हाइपोथिकेशन चार्ज का दूसरा नाम है, प्लेज का नहीं, मॉर्गेज का नहीं। कॉटन एंड क्रिएटेड ए मॉर्गेज चार्ज ओवर इट्स, अच्छा, तो उसने यानी 2 एसेट्स के ऊपर क्रिएट करवाया, एक स्टॉक के ऊपर, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। आपको पता है कि मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट होता है, चार्ज किसी भी एसेट पे क्रिएट करवा सकते हैं। चार्ज जो प्लेज होता है वो मूवेबल आइटम पे होता है, और जो मॉर्गेज होता है वो इमूवेबल के ऊपर होता है। चार्ज किसी पे भी हो सकता है, हाँ जी, ठीक है। इन फेवर ऑफ ABL कह रहा है, आइंदा मैं इसको ABL चार्ज बोलूंगा।
द चार्ज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रेलिवेंट स्टैट्यूटरी रिटर्न्स ऑफ ABL चार्जेस वर साइंड बाय FTL। चार्ज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट एंड रेलिवेंट स्टैट्यूटरी रिटर्न, चार्ज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट कौन सा था? लोन एग्रीमेंट, ठीक है, एंड रेलिवेंट स्टैट्यूटरी रिटर्न्स ऑफ ABL चार्जेस, और जो भी रेलिवेंट रिटर्न थे, साइंड बाय FTL एंड हैंडेड ओवर टू FTL's लीगल एडवाइजर। कह रहा है डॉक्यूमेंट सारी कंप्लीट कर लिए, साइन करके हमने वकील के हवाले कर दी। लीगल एडवाइजर किस लिए की होंगी? संभाल के रख लो कि रजिस्ट्रेशन करवाओ, क्योंकि ये लीगल मैटर लॉयर्स डील किया करते हैं। In December 2010, FTL obtained a loan of ₹20 million from Regent Bank Limited (RBL), and as a security for the RBL loan, FTL hypothecated its cotton stock and created a mortgage charge over its immovable property in favor of RBL। फिर लोन ले लिया और सिक्योरिटी के तौर पे वही चीज है। क्या एक ही चीज के ऊपर दो बैंक्स की सिक्योरिटी क्रिएट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन याद रखें इसमें फिर ये एक्सप्लेन करना होता है कि जो दूसरा बैंक का चार्ज है वो रैंकिंग चार्ज है कि पारी पास हो, यानी वो उसके बाद आएगा या उसके बराबर आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। बहरहाल कुछ ना मेंशन किया हो तो हम उसे फिर रैंकिंग चार्ज एज्यूम करते हैं कि भाई पहले एक ही पेमेंट होगी फिर दूसरी, बाय डिफॉल्ट। RBL charges were duly registered with the registrar of companies in December 2010। ये जो RBL के चार्जेस थे ये ड्यूली रजिस्टर्ड, ये एक्टिव लोग होंगे ना, ये किसी को डॉक्यूमेंट दे के सो नहीं जाते होंगे, बाद में पूछते होंगे भैया काम कर लिया कि नहीं कर लिया। इनकी रजिस्ट्रेशन हो गई, ऊपर वाले की उसने नहीं बताया ना, ना ये नहीं कह सकते, वो आगे देखेंगे इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है। अभी तक हम इफ करके तो बात कर सकते हैं कि मे भी हुई हो मे भी ना हुई हो, लेकिन RBL की कंफर्म हो गई है, ABL की कंफर्म नहीं है। वकील को हमने डॉक्यूमेंट भिजवा दिए थे, उसके आगे हमें स्टेटस हमने फॉलो अप नहीं किया ABL में, RBL में रजिस्ट्रेशन हो गई। In March 2011, FTL defaulted on its loan repayment obligation towards both ABL and RBL। मार्च 2011 में उसने डिफॉल्ट कर दिया, किसी को पैसे वापस नहीं किए, ना ABL को ना RBL को। आखिरी लाइन में ट्विस्ट है, It has not been discovered that ABL charges documents were not filed with the registrar of company। एक दिन इसने टाइम नहीं निकाला, थोड़ी देर के लिए जाके रजिस्टर करवा देता और इसका 50 मिलियन का लोन रिस्क पे चला गया। ये ऐसे होता है क्यों भला? इसके लिए अपना 5,000 ज़्यादा अहम है इसके 50 मिलियन से। ये ऐसे अक्सर होता है, ऐसे लोग अपना 10 रुपये के फ़ायदे के लिए दूसरे का 1,000 रुपये का नुकसान कर दिया करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 10 रुपये ज़्यादा है, मैं इसके 10 क्यों, ये मेरे हैं, ये किसी और के हैं, हाँ ये उसके। तो उसने भैया रजिस्टर नहीं करवाया। अब क्या हुआ? एडवाइज ABL एंड RBL ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव चार्जेस ऑन FTL's एसेट्स। भैया ABL तू तो भूल जा, तेरा तो चार्ज रजिस्टर ही नहीं हुआ, इसका चार्ज इफेक्टिव है ही नहीं। RBL का चार्ज रजिस्टर हो चुका है, ये इफेक्टिव है, ठीक है, ये रिकवरी करवा सकता है उन सिक्योरिटीज को सेल करवा के अपने लोन की। RBL का चार्ज इफेक्टिव है, क्यों इफेक्टिव है? रजिस्टर कर लिया। ABL का चार्ज इफेक्टिव नहीं है, क्यों इफेक्टिव नहीं है? रजिस्टर नहीं करवाया उसने, ठीक है जी। FTL एसेट्स अच्छा, और बाद में जो है, अच्छा इसमें 5 नंबर है। अब ये है ACCA का क्वेश्चन। ACCA वाले अमूमी तौर पे कमेंट्री मांगते हैं, हाँ ICAP जो है वो कमेंट्री नहीं मांगता, कहता है टू दी पॉइंट बात करो, ठीक है। एक ज़माने में ACCA का ये पाक वेरिएंट का कंपनी ला के पेपर हुआ करते थे, अब मेरा ख्याल नहीं होता है, पाक वेरिएंट नहीं होता, उनका इंटरनेशनल वेरिएंट होता पहले। तो ये उस वक्त, तो मुझे बताइए, अब इसको एक्सप्लेन कर देंगे हम कि क्यों ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि चार्ज जब आपने क्रिएट किया है उसको रजिस्ट्रार को रजिस्टर करवाना है विद इन 30 डेज। अगर चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया गया वो वाइड होगा अगेंस्ट लिक्विडेटर वगैरह,
ये सारा कंसेप्ट डिस्कस कर देंगे एक्सप्लेनेशन के तौर पे, ठीक है। सिर्फ इतना नहीं बताना कि ये चार्ज इफेक्टिव नहीं है और ये चार्ज इफेक्टिव है, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट के इन्होंने 30 डेज में रजिस्टर करवाना था, अब नहीं करवाया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, क्या वो इफेक्ट भी बताना है? क्या इफेक्ट था ये भाई मुझे बताएंगे। चार्ज विल बी वाइड अगेंस्ट लिक्विडेटर एंड एनी क्रेडिटर। और दूसरा पॉइंट क्या था? कंपनी स्टिल कॉन्ट्रैक्चुअली लायबल टू पे एज अनसिक्योर्ड, ठीक है भाई, क्लियर। और बी में वही, क्या अब वो चार्ज रजिस्टर करवा सकते हैं? ये होगा डिलेड रजिस्ट्रेशन वाला कंसेप्ट। ये कौन सा कंसेप्ट है? डिलेड रजिस्ट्रेशन वाला। उसको दी जाएगी जी, जिसने चार्ज पहले रजिस्टर करवाया उसको ज्यादा प्रेफरेंस होगी बाद में रजिस्टर। हाँ जी, जिसने पहले चार्ज रजिस्टर करवाया उसका नंबर पहले आएगा रीपेमेंट के वक्त, और जिसने बाद में चार्ज रजिस्टर करवाया उसका बाद में आएगा। अब ये रजिस्टर करवा जरूर सकते हैं, लेकिन इनका नंबर एबीएल का नंबर आरबीएल के बाद ही आएगा। उसमें क्या आखिरी लाइन में क्या लिखा हुआ था? डिलेड रजिस्ट्रेशन की आखिरी लाइन में क्या लिखा हुआ था? हाँ, जो इसकी वजह से जो अर्लियर राइट्स क्रिएट हुए हैं उन वो इफेक्ट नहीं होंगे। क्लियर? तो इसमें डिलेड रजिस्ट्रेशन पूछा है उसने। डिलेड, आपको ये पता है डिलेड रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट डिफरेंट है। आपको पता है मॉडिफिकेशन का कंसेप्ट डिफरेंट है। आपको ये पता है सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट डिफरेंट है। तो जरा मुझे बताइए, 50 मिलियन का लोन लेके 10 मिलियन का रीपे कर दिया, ये डिलेड रजिस्ट्रेशन आएगा, मॉडिफिकेशन इन रजिस्ट्रेशन आएगा, या सेटिस्फैक्शन कौन सा वाला प्रोसीजर आएगा? तीनों प्रोसीजर डिफरेंट है, क्या ये आपको पता है? डिलेड रजिस्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन। डिलेड, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन लिख लें, तीनों प्रोसीजर डिफरेंट है। किसी भी केस स्टडी को पहले ध्यान से देख लेना कौन सा केस है, फिर करना, ठीक है जी? ओके, अब चलते हैं हम अपने कोरम ऑफ जनरल। कोरम कहते हैं किसको है? कोरम तो आप भूल गए होंगे। और मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का कोरम बताया जाए। 1/3, फिर वही है। कितनी दफा, 10 दफा पूछ सका हूं, हमेशा गलत बताते हैं। लिस्टेड कंपनी, पहले लिस्टेड को तो बोलते हैं 1/3 or 4 whichever is 1/3 or 4 whichever is। लिस्टेड कंपनी के लिए क्या है? हाँ, आर्टिकल्स में फिक्स हायर। और उसके बाद अदर कंपनीज के लिए कंप्लीट हो गया। इनकम्प्लीट आंसर इज इनकरेक्ट आंसर। कब सीखें? छोटा छोटा असूल है, वो नहीं आपके जहन में बैठ रहा। इनकम्प्लीट आंसर इज इनकरेक्ट आंसर कितनी दफा लिखूं? कितनी दफा? चलिए अब सुन लीजिए, उधर उसने 2 तरह की उधर भी 3 हिस्सों में कोरम का कंसेप्ट लिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, इधर भी 3 हिस्सों में जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी टाइप ऑफ कंपनीज का फर्क है। उधर था लिस्टेड और अदर सारी इकट्ठी, इधर लिस्टेड है, अनलिस्टेड में हैविंग शेयर कैपिटल है और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, ठीक है। इधर ये 3 तरह की। उधर कौन सी थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कोरम में? लिस्टेड और ऑल अदर कंपनीज। इधर कौन सी है? लिस्टेड और फिर अनलिस्टेड एंड अदर हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। कह रहा सुन लो, कोरम फॉर लिस्टेड कंपनी, कोरम ऑफ ए लिस्टेड कंपनी शैल बी 10 members present personally and representing 25% of total voting power present or proxy। यानी कोरम होगा 10 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में। अच्छा याद रखें, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से पार्टिसिपेट करते हैं ना, वो प्रेजेंट ही समझे जाते हैं, वो मीटिंग में प्रेजेंट पर्सनली ही समझे जाते हैं, ठीक है।
तो प्रेजेंट पर्सन, और कह रहा है कोरम लिस्टेड कंपनी का 10 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में। यानी उसने कोरम दो तरह से बताया है। नंबर एक, पहला उसने कोरम बताया है नंबर ऑफ मेंबर्स मौजूद कितने होंगे, दूसरा उनके पास वोटिंग पावर कितनी होगी। और ये इन दोनों के दरमियान में एंड है कि और है, एंड, इसको अंडरलाइन कर ले, दोनों। यानी 10 मेंबर्स हों, उनके पास वोटिंग पावर कितनी हो, 25%, फिर कोरम होगा। और एज यूजुअल आर्टिकल्स में फिक्स लार्जर नंबर। क्लियर हुआ? अच्छा, और अनलिस्टेड कंपनी में भी सेम रूल है, फर्क सिर्फ यह है कि वहां पे प्रेजेंट मेंबर की तादाद 10 की बजाय 2 है। अनलिस्टेड हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में कोरम एज इन आर्टिकल्स, एज पर आर्टिकल्स, जो आर्टिकल में जो भी लिखा हुआ। क्लियर? तो साहब मुझे बताइए, एक लिस्टेड कंपनी है, उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल की, उसमें 12 मेंबर्स आए, हर एक के पास 2% शेयर्स हैं, कोरम पूरा हो गया? क्यों? 10 मेंबर बोला था लिस्टेड, कंडीशन भी पूरी करनी है। 24% मानना। हाँ, वोटिंग भी पूरी करनी है, वोटिंग लिखा पावर, हुआ है उसमें। एंड लिखा हुआ है। वोटिंग तो 25% रिक्वायर्ड है, तो 24% बन रही है। ठीक है? लिस्टेड कंपनी है, 8 मेंबर आए हैं, 4 घर बैठे हैं, प्रॉक्सी पॉइंट की 4 ने, हर एक के पास 5% वोटिंग पावर है, लिस्टेड कंपनी है। हाँ, पर तो प्रॉक्सी में पॉइंट कर दिया, मतलब प्रॉक्सी पॉइंट कर दिया तो ठीक हो गया ना। 8 4 12 नहीं, पर्सनली आना जरूरी है। अच्छा, फिर आप सुने, 7 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कॉल की, 7 मेंबर्स प्रेजेंट है फिजिकली, 4 मेंबर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, लिस्टेड कंपनी है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑप्शन दी, वीडियो फैसिलिटी, वीडियो लिंक के जरिए पार्टिसिपेट किया 4 ने, और हर एक के पास कितने थे प्रेजेंट, 7 और 4, हर एक के पास 3% शेयर्स हैं। कोरम पूरा भाई, 7 प्रेजेंट है, 7 नहीं 11, वीडियो लिंक के जरिए से भी तो है। हाँ, वीडियो लिंक के जरिए से जो आएंगे वो अलग कंसेप्ट है, प्रॉक्सी के जरिए से आएंगे अलग कंसेप्ट। आखिरी, तो ये कोरम पूरा हो गया। आखिरी सवाल, 15 मेंबर्स आए हैं, हर एक के पास 1% शेयर है। एक मिनट, एक मेंबर मीटिंग अटेंड नहीं कर सका, उसके पास 20% शेयर्स थे, उसने प्रॉक्सी पॉइंट कर दिया, हो जाएगा पूरा सर, हो जाएगा पूरा, हो जाएगा? हो जाएगा सर। कैसे हो जाएगा? प्रॉक्सी जो है वो 25%। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा, 10 मेंबर्स में प्रॉक्सी नहीं गिनना, 25% में प्रॉक्सी गिनना है, 10 मेंबर्स में प्रॉक्सी नहीं गिनना, परसेंटेज में प्रॉक्सी। हाँ जी, इसमें जो प्रेजेंट है वो गिनेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले गिनेंगे, प्रॉक्सी नहीं गिनेंगे। इसमें प्रेजेंट वाले भी गिनेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले भी गिनेंगे, प्रॉक्सी भी गिनेंगे। कुछ समझ आई? बाकी कंसेप्ट यही है, इस इधर भी सेम कंसेप्ट है, फर्क सिर्फ एक है, क्या? इसमें मेंबर्स 2 है। कोरम समझ आ गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ इसका कोरम मिक्स नहीं होने देना, ये दोनों कोरम मिक्स होने की कोशिश करेंगे आपके दिमाग के अंदर। वो भूल चुका है, मिक्स नहीं होता। एक टाइम पे एक कंसेप्ट। जी जी। नंबर्स के अंदर उन्होंने एटलीस्ट नहीं लिखा, लफ्ज कोरम के अंदर एटलीस्ट का लफ्ज कंसेप्ट शामिल है। कोरम का मतलब ही यही होता है, मिनिमम नंबर जो मौजूद होना जरूरी है। लफ्ज कोरम के अंदर मिनिमम का कंसेप्ट है। चलिए अब चलते हैं, क्या हुआ अगर कोरम, क्या होगा अगर कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ? कह रहा है थोड़ा इंतजार तो कर लें, हैं? थोड़ा इंतजार तो कर लें। कितना इंतजार?
30 मिनट तक, थोड़ा सा मतलब 30 मिनट है। 30 इफ मीटिंग इज, अगर 30 मीटिंग तक कोरम प्रेजेंट नहीं होता तो डिपेंड करता है कि मीटिंग रिक्वेस्ट किसने की थी। अगर मेंबर ने रिक्वेस्ट की थी या कि डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट की थी। क्या मेंबर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं जनरल मीटिंग? एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कर सकते हैं। कौन से मेंबर? 10% मेंबर, ठीक है। 10% वोटिंग राइट्स। अगर तो मेंबर्स ने रिक्वेस्ट भेजी थी, डॉक्टर के मेंबर ये तो तुमने प्रैंक कर दिया हमारे साथ, खुद पहले रिक्वेस्ट भेजी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग करवाओ, हम मीटिंग कॉल की है, तुम्हारा आधा घंटा इंतजार भी किया है और तुम आए ही नहीं। 11 बजे का टाइम था, 11:20 तक इंतजार किया हमने, फिर उसके बाद हमने मीटिंग को डिसॉल्व कर दिया। ठीक किया? 11:20 तक नहीं, 11:30 तक इंतजार करना। लॉ ने कहा आधा घंटा, आधा घंटे तक 11:31 पे अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है डिसॉल्व हो जाएगी। 11:30 पे भी कोरम आ गया तो मीटिंग चल पड़ेगी। 11:30 1 सेकंड हो गया तो डायरेक्टर डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है जी, आधा घंटा इंतजार करना है, 30 मिनट जेल में रखिएगा। और अगर मीटिंग डायरेक्टर्स ने कॉल की फिर मेंबर नहीं आए तो मीटिंग शैल बी एडजॉर्न टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस। सेम टाइम प्लेस पे अगले हफ्ते, सेम डे। सेम डे वो हफ्ता है तो हफ्ते वाले दिन, थर्सडे वाले दिन, यानी एपिसोड नेक्स्ट वीक में चलेगी। जैसे ड्रामे की एपिसोड होती है ना, इधर नहीं आ सकते तो वो कहता है ना सेम डे सेम चैनल। सेम डे का क्या मतलब होता है? एक ही दिन सारी इंस्टॉलमेंट, सारी किस्तें तो थोड़ी एपिसोड निकल कर देंगे, हफ्ते के उसी दिन। क्लियर? और अगर उस एडजॉर्न्ड मीटिंग में भी कोरम पूरा ना हुआ, अगर उस एडजॉर्न्ड मीटिंग में भी कोरम पूरा ना हुआ तो लॉ कंपनीज एक्ट ये कहता है कि 2 मेंबर भी आ गए तो कोरम समझा जाएगा अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज। यानी वोटिंग पावर को हम कहते हैं कंसीडर नहीं करेंगे। 2 आदमी, कितने आदमी? 2 आदमी भी आ गए और वोटिंग पावर भी छोड़ दें 25%, 2 भी आ गए ना, चाहे लिस्टेड कंपनी क्यों ना हो, 2 भी आगे मेंबर, कोरम पूरा हो जाएगा, करो पास जो रेजोल्यूशन पास कर। अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइडेड है, हो सकता है आर्टिकल्स कहें कि जी अगले हफ्ते पे फिर ले जाओ। अगर आर्टिकल्स ने कहा कि तीसरे हफ्ते भी ले जाओ तो तीसरे हफ्ते बाद चल पड़ेगी, वरना दूसरे हफ्ते ही 2 लोग भी आ गए कोरम होना। और अगर एक लोग आया, एक आया, फिर इससे आगे लॉ साइलेंट है, उसने हमें नहीं बताया कि अगर एक बंदा आया तो फिर क्या करना है। फिर वो जो आर्टिकल्स में लिखा होगा शायद वही अप्लाई करें। 2 से कम तो का मतलब डिसॉल्व होगा कि एडजॉर्न होगा, ये लॉ ने नहीं बताया हुआ, इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा। क्लियर? फिर से बताइए, जनरल मीटिंग का कोरम क्या है? जनरल मीटिंग का मैंने नहीं बताया ना, तो आपको इफ करके सॉल्यूशन में खुद लिखना है। मैंने नहीं बताया ना लिस्टेड क्या लिस्टेड, क्वेश्चन नहीं करना, आगे से काउंटर क्वेश्चन नहीं करना। बोल। लिस्टेड कंपनी के सूरत में सर क्या कहते हैं वो कॉलम होगा 10 मेंबर्स, लिस्टेड कंपनी के केस में 10 मेंबर्स एंड 25%। कलब को याद करवाया है, फिर नहीं पूरा कंसेप्ट, ये बहन जी पूरा कंसेप्ट बताएंगे। शाबाश शाबाश, बताइए। 10 मेंबर प्रेजेंट पर्सनली किसका कोरम है? जनरल मीटिंग लिस्टेड। शाबाश, पहले लिस्टेड की हेडिंग देनी है। 10 मेंबर प्रेजेंट पर्सन एंड हैविंग 25% वोटिंग पावर। वोटिंग पावर के आगे, हाँ जी, प्रेजेंट और थ्रू प्रॉक्सी। 10 मेंबर के साथ सिर्फ प्रेजेंट है, 25% के साथ सिर्फ प्रॉक्सी। शाबाश। और आगे
अनलिस्टेड नहीं 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 अनलिस्टेड नहीं। हाँ, आर्टिकल्स में स्पेसिफाई लार्जर कंसेप्ट। ये जब तक पूरे कंसेप्ट की आदत नहीं पड़ेगी मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, ये मेरा भाई बताएगा। अब इसके आगे, किसके आगे? इसी के आगे कहानी जहां से छोड़ी है वहां से आगे। ये सुन ही नहीं रहा था। कंसेप्ट कौन सा चल रहा है? कंसेप्ट को भी गोली मार। क्लास कौन सी चल रही है मुझे ये बता देगा। हाँ बताए। क्यों नहीं आता मेरे भाई को? मेरा भाई ऐसा क्यों है? ये दूसरे बच्चों की तरह याद क्यों नहीं करता? ये दूसरे बच्चों की तरह अटेंटिवली लेक्चर सुनता क्यों नहीं है? क्या ये बचपन से बीमारी है मेरे भाई? ये मेरा भाई, चल भाई बता। ये हंस रहा है जो बता। इससे आगे कंसेप्ट पूरा नहीं हुआ है। लिस्टेड कंपनी कह रहा है कंसेप्ट पूरा हो गया ये। और लिस्टेड कंपनी का कोरम बताया उन्होंने। बाकी अनलिस्टेड और अदर कंपनी का कोरम क्या है? 2 मेंबर प्रेजेंट एंड हैविंग 25% वोटिंग पावर। उसके आगे प्रेजेंट और थ्रू प्रॉक्सी। आर्टिकल्स में स्पेसिफाई हायर अमाउंट। शाबाश, हायर नंबर। और तीसरा पॉइंट, फॉर अनलिस्टेड कंपनीज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल एज मेंशन्ड इन आर्टिकल्स। ठीक है जी। अच्छा, और अगर मीटिंग बुलाई और कोरम प्रेजेंट नहीं है, टाइम मेंशन नहीं किया आपने। 30 मिनट तक वेट करना है। 30 मिनट तक अगर कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, अगर मीटिंग कॉल की थी मेंबर्स ने, डिसॉल्व। अगर डायरेक्टर्स ने कॉल की थी, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस एडजॉर्न हो जाएगी। और अगर एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो कोरम 2 पे आ जाएगा। 1 मिनट, ये लास्ट भाई कुछ ढूंढ रहे हैं जो। हाँ मेरे भाई आप बताए, अगर उस एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, अब सारे चौक अभी पता चल जाता है कि आपको ये समझ आया कि नहीं, तो क्या होगा? 2 मेंबर्स कोई भी कोरम प्रेजेंट है तो कोरम कंसीडर किए जाएंगे। देखा, मैं जितना मर्जी कह दूं आपने अपनी आदत नहीं छोड़नी। अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज। ये हाल है। एक सवाल आखिरी आज का, भाई ये समझ आ गया आपको? अजय जी पूछिए। सर मीटिंग अगर मेंबर ने कराई, ऑर्गेनाइज करवाई है, मैंने मीटिंग अगर मेंबर ने ऑर्गेनाइज करवाई है, मेंबर्स कभी मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं करवाते, सिर्फ उस वक्त करवाते हैं अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल की थी, डायरेक्टर्स ने विद इन 21 डेज प्रोसीड नहीं की, फिर वो खुद करवाएंगे विद इन 90 डेज। वरना ऑर्गेनाइज हमेशा कौन करवाता है? डायरेक्टर। सर ड्यूरिंग मीटिंग कोरम टूट गया, मतलब किसी की इमरजेंसी आई, वो चला गया, हाँ शाबाश, हाँ शाबाश, याद रखिए ये बहुत अच्छा कंसेप्ट उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा सर कोरम स्टार्ट ऑफ द मीटिंग तो पूरा है, मीटिंग शुरू हो गई, क्या ये कोरम थ्रू आउट द मीटिंग पूरा होना चाहिए? याद रखिए डायरेक्टर्स का भी यही रूल है, डायरेक्टर्स मीटिंग का, जनरल मीटिंग का भी, कोरम थ्रू आउट मीटिंग पूरा होना चाहिए। दरमियान में किसी स्टेज पे भी अगर कोरम रिड्यूस हो गया, एक्चुअल कोरम से रिड्यूस हो गए नंबर, तो वो कोरम प्रेजेंट नहीं है, वहाँ तक की मीटिंग और जो उसके फैसले थे वो वैलिड समझे जाएंगे। कोरम कम होने के बाद जो भी प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग होगी वो सारा पार्ट ऑफ द मीटिंग नल एंड वाइड है, लीगली उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर कोई रेजोल्यूशन पास भी होती है, मेंबर्स कोर्ट को जाके अप्लाई करें, वो ऐसी रेजोल्यूशन उड़ा के रख देगी कोर्ट सारी, नल एंड वाइड, मतलब नल एंड वाइड कर देगी उन सबको। क्लियर? ये अच्छा क्वेश्चन था कि कोरम थ्रू आउट द मीटिंग पूरा चाहिए। एक सवाल सिर्फ सही बता दिया, इसका मतलब है आप कंपनी लॉ सही समझ रहे हैं। नहीं सही बता सके तो फिर इसका मतलब ना मैं सही पढ़ा रहा हूं और ना आप सही पढ़ रहे हैं। सवाल यह है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा और कोई नहीं बोलेगा। यहां पे वर्ड यूज हुआ 30 मिनट्स। इससे पहले किसी जगह हमने
15 मिनट्स पढ़ा था, कोई नहीं बोलेगा। ये भाई जो परेशान बैठे हुए हैं, ये आप ही, ये मुझे बताएंगे 15 मिनट्स का कंसेप्ट हमने कहाँ पढ़ा था, और कोई नहीं बोलेगा। बोला था मैंने भी, नहीं बोले, किसी ने नहीं बोला। जी मेरा भाई, शाबाश। जनरल मीटिंग में अगर चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है तो 15 मिनट्स तक इंतजार करना है। याद रखें, है दोनों जनरल मीटिंग के कंसेप्ट, 15 मिनट भी और 30 मिनट भी, लेकिन 50 मिनट है चेयरमैन के लिए और 30 मिनट्स है कोरम के लिए। ये मिक्स नहीं करने आपने। तो याद है ना आपको कि अगर 50 मिनट तक चेयरमैन नहीं है या अनविलिंग टू एक्ट है तो फिर मेंबर में से कोई भी चेयरमैन बन जाएगा। ठीक, करेक्ट। डायरेक्टर में से किसी भी, और अगर कोई भी डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है या अनविलिंग तो मेंबर्स चूज कर लेंगे। शाबाश। कोई क्वेश्चन? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।